नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर्स ऑफ थॉट्स में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक पर्सनल समस्या होने के साथ साथ आज के युग में एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। भारत में तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? ईगो, एक्सपेक्टेशंस, इंडिपेंडेंस या अनट्रेन्ड माइंड? अगर मैं आपसे पूछूं आज रिश्तों को सबसे ज़्यादा क्या तोड़ रहा है? पैसा, मोबाइल, करियर या ईगो? बहुत लोग तुरंत कहेंगे आजकल लोग एडजस्ट नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे इंडिपेंडेंस बढ़ गई है। कुछ कहेंगे पहले लोग रिश्ते निभाना जानते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी सरल है? क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब बहुत लोग रिश्तों में खुश नहीं थे फिर भी साथ थे, और आज लोगों के पास विकल्प ज़्यादा हैं फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं तलाक बढ़ रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम रिश्ते संभालने के लिए मानसिक रूप से इवॉल्व हो रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे, डेटा भी देखेंगे, कारण भी समझेंगे और अंत में समाधान भी खोजेंगे। पहले डेटा देखते हैं। भारत में तलाक की दर अभी भी दुनिया के कई देशों से कम मानी जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के अनुसार लगभग 1.1% एवरी मैरिड वुमेन डाइवोर्स, सेपरेटेड, डिजर्टेड कैटेगरी में थी। दूसरी तरफ अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में डाइवोर्स रेट्स ऐतिहासिक रूप से भारत से काफ़ी अधिक रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। कम तलाक का मतलब हमेशा अच्छे रिश्ते नहीं होता, और ज़्यादा तलाक का मतलब हमेशा खराब समाज नहीं होता। कई लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि विकल्प नहीं होते, और कई लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अब विकल्प मौजूद हैं। आखिर रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? अलग अलग स्टडीज़ और सर्वेज को देखें तो कुछ कारण बार बार सामने आते हैं, जिसमें है संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप, लगातार अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, काम और जीवन का इम्बैलेंस, आर्थिक तनाव, इमोशनल डिस्कनेक्ट, बदलती हुई उम्मीदें, मेंटल एग्जॉशन, आइडेंटिटी क्लैशेस, और कई बार खुद को ऑब्जर्व ना कर पाना। ध्यान दो, यहाँ ईगो अलग कॉलम में नहीं मिलती, लेकिन कई बार वो इन सब के अंदर क्वाइटली काम करती है। क्या इंडिपेंडेंस रिश्तों को तोड़ रही है? यहाँ एक बहुत बैलेंस की ज़रूरत है। महिलाओं का काम करना, आर्थिक रूप से मजबूत होना, निर्णय लेना, ये समस्या नहीं है, ये समाज की उपलब्धि है। लेकिन हर शक्ति के साथ अवेयरनेस भी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डिग्निटी दे सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंस प्लस अनकॉन्शियस आइडेंटिटी ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी बना सकती है, और यही पुरुषों पर भी लागू होता है। पुरुष समाज लंबे समय से कंट्रोल और रोल एक्सपेक्टेशंस लेकर बड़ा हुआ है। अब उसने एक स्टेप डाउन लेकर महिलाओं के स्थान को स्वीकार करना शुरू किया। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो पुरानी ईगो और नई ईगो टकराने लगती है और रिश्ता बैटलफील्ड बन जाता है। क्या सबसे बड़ा कारण
ईगो है। मेरे अनुभव में सबसे बड़ा कारण सिर्फ ईगो नहीं बल्कि ऑब्जर्व ना कर पाना है। सोचिए, दो लोग लड़ रहे हैं। असल मुद्दा क्या है? कई बार विषय नहीं होता, सवाल होता है कौन सही है, पहले कौन झुकेगा, किसकी बात मानी जाएगी। और धीरे धीरे रिश्ता कनेक्शन से डिस्कशन, डिस्कशन से डिबेट और डिबेट से डिस्टेंस बन जाता है। भाग दौड़ और अस्थिर मन। आज का व्यक्ति पहले से ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड है। काम, फोन, परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, थकान और फिर घर पहुंचकर कई बार उसके पास प्रेम देने की एनर्जी ही नहीं बचती। उसे रिकवरी चाहिए। यहीं से छोटी बातें बड़ी बनने लगती हैं। कई बार लड़ाई शब्दों की नहीं, थके हुए माइंड की होती है। कॉज एंड इफेक्ट। मेंटल एग्जॉशन यानी थकावट, और उससे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पावर कम, और ऐसे में रिएक्शन ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और ईगो का एक्टिवेशन होगा, और अंततः कम्युनिकेशन कम होगा, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा और फाइनली रिलेशनशिप कमज़ोर होने लगेगी। क्या हर हाल में रिश्ता बचाना चाहिए? अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हर रिश्ता किसी भी कीमत पर बचाया जाए, और ये भी नहीं कि तलाक हमेशा गलत होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ लगातार अपमान हो, हिंसा हो, मानसिक शोषण हो, डर हो, या दोनों लोग साथ रहकर टूट रहे हों। ऐसे में अलग होना कई बार हार नहीं, सबसे स्वस्थ निर्णय हो सकता है। सिर्फ सहते जाना, सिर्फ समाज के डर से, ये भी समाधान नहीं है। लेकिन निर्णय रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से होना चाहिए। कई रिश्ते जल्दी टूटते हैं और कई बहुत देर तक ढोए जाते हैं। इन दोनों के बीच समझ चाहिए। मेडिटेशन इसमें कैसे मदद कर सकता है? मेडिटेशन कोई जादू नहीं, ये आपको अच्छा इंसान नहीं बना देता, लेकिन ये आपको पॉज देता है, एक ब्रेक देता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच ये आपको देखने देता है, क्या मुझे चोट लगी है या मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी है? क्या मैं समझना चाहता हूँ या जीतना चाहता हूँ? क्या मुझे सीमा बनानी है या संवाद करना है? मेडिटेशन कई बार रिश्ता बचाता है और कई बार सम्मान के साथ बाहर निकलने की क्लैरिटी भी देता है, और दोनों में अवेयरनेस जीतती है। तो सवाल ये नहीं तलाक बढ़ रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम रिश्ते निभाने की मानसिक क्षमता विकसित कर रहे हैं, और अगर रिश्ता नहीं बच रहा तो क्या हम निर्णय समझ से ले रहे हैं या थकान, डर और ईगो से? हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, हर रिश्ता तोड़ना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन हर निर्णय
जागरूक होकर लेना ज़रूरी है। कमेंट में लिखिए, रिश्ता बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्यार, सम्मान या समझ, या फिर अवेयरनेस? दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों से करना चाहूँगा जो कि हमारे आपके इस समाज की हिस्ट्री में दिखती है। पुराने दौर में यदि हम देखें, भारत में स्पेशली जो घर होते थे उनमें रिश्ते इतना जल्दी नहीं टूटते थे जितना जल्दी आज के दौर में टूटते हैं। पहले हमारे घरों में अगर हम महिलाओं को भी देखें तो मैं इस बात को मानता हूँ कि पितृसत्तात्मक जो समाज था उसमें महिलाओं को काफ़ी चीज़ें सहने को होती थी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। या कह लीजिए कि जो उस दौर के हस्बैंड्स थे वो महिलाओं को ना ज़्यादा समझते थे ना समझना चाहते थे, वो समाज के एक बहाव में बहते थे। उस दौर में रिश्ते टिकने की जो वजह होती थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो था, जो मुझे कहना पड़ रहा है, वो ये था कि महिलाओं के पास उस समय ऑप्शंस नहीं होता था। तो एक ही चीज़ वो उनकी कहानियों में आपको मिलेगी, सहना। उनका जो मायके वाले साइड होती थी वो भी उनको यही समझाती थी कि बेटा जब डोली गई है तो वहीं रहो। और मैंने तो बल्कि ये तक सुना है कि कई परिवारों में कि राज़ी खुशी अपने घर में आना है तो आओ, वरना अर्थी तो वहीं से उठेगी। तो इस प्रकार की जो सोच थी पहले के समाज में, अशिक्षा उसका एक कारण था। महिला का जो रोल था इस रिश्ते में सेकेंडरी माना जाता था। लेकिन आज समाज शिक्षित है, इस शिक्षा में पुरुष और महिला दोनों ही बराबरी पर हैं। आज महिलाएं भी जॉब्स में हैं, बिजनेस कर रही हैं, एजुकेटेड हैं। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं विदेशी कल्चर से या विदेशी सभ्यता से, तो वहाँ की सभ्यता में हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो आज भारत में महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं वो वहाँ पर बहुत पहले मिल चुके थे। और अकॉर्डिंगली उनकी शिक्षा में उनकी भागीदारी, बिजनेस में उनकी भागीदारी, नौकरी में उनकी भागीदारी ये ज़्यादा रही। और जब ये होता है तो उस समय पे क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंस व्यक्ति में आती है। इंडिपेंडेंस आने से एक अबंडेंस फील होती है और डिपेंडेंस की कमी होती है। तो एक तरफ मैं भारत में जो एग्जांपल दे रहा था वहाँ पे डिपेंडेंसी के कारण रिश्ते बचे रहते थे, हालांकि उसको हमने दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी की आड़ में जो अत्याचार होते थे या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें जो होती थी उससे सहना बढ़ जाता था। कई ऐसे मामलों में भी सहना बढ़ जाता था जहाँ पे सहना नहीं चाहिए। तो सहन शक्ति जो है वो एक अच्छी चीज़ है, मगर एक मर्यादा या एक सीमा तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक सीमा के बियॉन्ड अगर आप सह रहे हो तो उससे सहन शक्ति बढ़ना, कहें या ना कहें, ज़रूर है, एक विषय हो सकता है। पर अत्याचार को सहना की कैटेगरी में जब वो चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो विदेशी एग्जाम्पल में जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो तलाक बढ़ रहे हैं उसका बहुत मेजर कारण ये रहता है कि डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। डिपेंडेंसी जब ख़त्म हो जाती है, फ्रीडम ज़्यादा होती है। और उस केस में एक माइंडसेट ये भी रहने लग जाता है कि आई एम ऑल्सो अर्निंग, तो मैं क्यों किसी की बर्दाश्त करूं। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंसी कम हो गई है, लेकिन जो
डिपेंडेंसी कम होने के साथ साथ एक चीज़ का और उभार भी हो रहा है, और वो है ईगो। और ईगो से पहले एक स्टेप और होना चाहिए था। ईगो बीच में होना चाहिए डिग्निटी, और लास्ट में होना चाहिए डिपेंडेंसी। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो अच्छी बात है, और आप डिग्निटी तक अगर उसे सीमित रखोगे चीज़ों को, मैं ये चीज़ केवल महिलाओं के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये पुरुषों के लिए भी है, उतनी ही बराबर उनके ऊपर भी ये लागू होती है। किसी पर निर्भर ना होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा तब तक है जब तक डिग्निटी की बात हो, आत्मसम्मान की बात हो। लेकिन उसको कब आपका अहंकार वो बन जाए, और अहंकार बनने के बाद आपके सोचने का जो तरीका है वो इतना बदल जाए कि आप सामने वाले को कुछ समझो ही ना, तो वो तो और भी ज़्यादा गलत है। और जैसा कि हम अपने चैनल पे बात करते हैं, छोटी छोटी आदतों से हमारा व्यवहार बनता है, और व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो लगातार जब इंसान एक ही तरीके के विचारों को क्रिएट करेगा, जब खासकर उसे डिग्निटी और ईगो के बीच में एहसास ही ना हो, डिग्निटी तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ईगो वाले विचारों को रिपीट करना शुरू करेगा, तो उससे उसकी वही आदतें बनेगी, वही उसका व्यवहार बनेगा, और वही उसका व्यक्तित्व बनेगा। और ये चीज़ दोनों पर लागू होती है। तो आत्मसम्मान या डिग्निटी अगर आती है आपके किसी पे डिपेंड ना रहने के कारण, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन जो ही ये चीज़ें अहंकार तक चली जाए तो बहुत दिक्कत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ का आभास ना होना ही इस समस्या की बढ़ती कारण है। अब सवाल ये है कि इस चीज़ का एहसास हो कैसे। वो एहसास तब होगा जब आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे। और अपने आप का यहाँ पर मतलब है कि खुद को आप खुद ऑब्ज़र्व करो। क्योंकि जब बात होगी अगेन समझाने की, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करने की, वो एक सीमा तक डिस्कशन होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और ब्लेम गेम में जब चीज़ें बढ़ती हैं तो हम ऑलरेडी देखते हैं इस चीज़ में कि ब्लेम गेम से सॉल्यूशन तो नहीं निकलता, कंक्लूजन नहीं निकलता, लेकिन ब्लेम चलता रहता है। तो ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना है, और ऑब्जर्वेशन में आपको यह देखना है कि क्या डिग्निटी और ईगो, इसके विशेष सर्कल में तो हम नहीं फंस रहे हैं। डिग्निटी तो ठीक है, और ईगो अगर आ रही है तो प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो मैंने पुराने दौर के एग्जाम्पल की बात की, जब सहन शक्ति ज़्यादा होती थी, जब दोस्तों क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों में जब हम अपने आप को सहनशील बनाते हैं, आप कभी भी देख लो अपने आसपास जो जो जिन लोगों में आपको पेशेंस ज़्यादा दिखती होगी, उनकी पेशेंस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उनके ऊपर कम रिएक्ट करते हैं। जब छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना कम हो जाता है, धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करने के जो विचार हैं वो आदत बन जाती हैं, और आदतों से व्यवहार बन जाता है। और आप कभी भी देखना जिनके अंदर पेशेंस की कमी होगी, वो छोटी छोटी चीज़ों पर वो रिएक्ट कर देंगे, छोटी छोटी बातों पर वो रिएक्ट कर देंगे। तो व्यवहार से पहले हमारी आदत है, और आदत से पहले हम सोच क्या रहे हैं और किस तरीके से सोच रहे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो सहन शक्ति की जो हम बात कर रहे थे पुराने दौर में, वो कैसे बनती थी, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके बनती थी। तो आपको करना क्या है कि सहन शक्ति जो है ना, वो कोई ख़राब गुण नहीं है, वो इंसान की बहुत अच्छी एक क्वालिटी है कि सहने की उसके अंदर क्षमता है। हाँ, जिस दिन वो अत्याचार के लेवल पे पहुंच जाए तो आपके पास अधिकार है, अब कुछ भी कर सकते हो, रिश्ते में रहो ना रहो। लेकिन सहनशीलता एक गुण है, इसको एक अभिशाप ना समझा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सहनशीलता आप विकसित रखें अपने अंदर, और साथ में इस चीज़ का आभास रखें कि क्या डिग्निटी और ईगो के विशेष सर्कल में तो मैं नहीं फंस रहा हूँ या नहीं फंस रही हूँ। तो जब ये समझ आपको आती है, जब इस समझ को आप रियलाइज़ करते हैं, तो बहुत संभावित है कि रिश्तों को बचाया भी जा सके। समझदारी से ही पति पत्नी क्या, हर रिश्ता चलता है।
दोस्ती का, माता पिता से बच्चों का, है ना, हर चीज़ के अंदर एक फ्रेंडशिप वाला जो फ्लेवर है वो अगर होता है तो ही रिश्ते अच्छे चलते हैं। रिश्तों में भी ये एक कवरिंग लेके नहीं चलना कि मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे मेरा ये एक प्रिविलेज है, नहीं, या मैं अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा ये प्रिविलेज होना चाहिए, नहीं। सेक्रीफाइस, त्याग और सहनशीलता, ये दो चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रिश्तों को आगे लेके जाने के लिए। जब ये चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ईगो और डिग्निटी की विशेष सर्कल की हम बात कर रहे थे उसे फंसने से भी बचेंगे। जब ये दो चीज़ें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ, हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो सहनशीलता है या जो त्याग है वो अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला भी ना हो, तो एक बैलेंस उसको रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को हम अत्याचार समझ लें, है ना। और एक इंसान का जो ब्रेन है उसके अंदर ये भी चीज़ है कि भाई जब इंसान नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, तो सामने वाले की ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों के बारे में उसका ज़्यादा ध्यान जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, हमारा जो ब्रेन है उसकी एक खूबी है, अगर किसी की बुराई करने को इसको दे दो, जैसे कोई भी एक पर्सन है, अगर आप उसके बारे में सोचो गंदा या बुरा सोचो तो ये लगातार सोचता रहेगा, पता नहीं कौन कौन सी बातें निकाल लाएगा स्टोर्ड मेमोरी से। और एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, कोई व्यक्ति है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती और आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, उसके बारे में अपने दिमाग को आप ये बोलो कि तुम 3 क्वालिटी बताओ इसके बारे में, दिमाग इमीडिएटली छोड़ देगा वहीं सोचना उसके बारे में। तो ब्रेन जो है ना हमारी, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि नेगेटिविटी जो है उसको वो ज़्यादा पसंद करता है। नेगेटिविटी वाले भाव, डर वाले भाव, इनमें हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा फंसता है, लगातार उलझा रहता है, क्योंकि आदतें भी वैसे ही है ना हमारी, छोटी छोटी चीज़ों पर नेगेटिव सोचना, छोटी छोटी चीज़ों पर डरना। तो ब्रेन को एक आदत हमने एक ब्रेन को आदत बना दी है क्या, कि नेगेटिविटी में ज़्यादा उलझे रहना। तो इस कारण से ब्रेन की जो आदतें हैं वो व्यवहार में बदल चुकी है। और इसलिए ऐसा होता है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचने की बात सोचते हैं तो या 2 या 3 क्वालिटी सोच के कहता है अरे क्यों मैं इसके बारे में इतना सोचूं। तो अपने ब्रेन को हमें ये भी आदत डालनी है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके बारे में अच्छे से अच्छा सोचो मैक्सिमम। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ब्रेन ओवर थिंकिंग से बचेगा, ऊपर से रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। आई होप जो हमने डिस्कशन किया है ये आपके काम आएगा और आपको अच्छा फील भी होगा। आई थिंक इस वीडियो के बाद में काफ़ी लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव मुझे लगता है आएगा। और आपको कुछ भी इसके बारे में अगर फील हो रहा है या आप हमारी बात से सहमत है असहमत हैं, दोनों ही केस में अपनी राय अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगेन जो हमने बात की थी ऑब्ज़र्व करने की, ऑब्ज़र्वेशन तब होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहिए और लगातार ये रीथिंक करते रहिए कि मुझे कितना कितना बदलाव अपने व्यक्तित्व में लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल।